आज हम जेफरी एप्स्टीन केस में सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल नामों की लिस्ट नहीं देखने वाले हैं। नहीं, हम उस पूरे मकड़जाल को समझेंगे, उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसने जेफरी एप्स्टीन जैसे शैतान को सालों तक पाला, पोसा और बचाया। तो ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट लगता है ना? है ना? लेकिन नहीं, ये जेफरी एप्स्टीन की असली दुनिया है। अभी हाल ही में 900 से ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के एक ऐसे सीक्रेट नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसके सेंटर में बस एक ही नाम है, एप्स्टीन। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कैसे कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान इतना पावरफुल बन गया? उसके पास इतनी बेहिसाब दौलत, इतनी पावर, इतनी पहुंच आई कहां से? देखिए, उसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में एक बहुत ही मामूली बैकग्राउंड से हुई और फिर अचानक से वो एक मिस्टीरियस बिलियनियर बन गया। उसकी दौलत का सोर्स क्या था, ये आज तक एक राज है। उसका कनेक्शन जुड़ा विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस वेक्सनर से, और बस देखते ही देखते उसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच उनके इनर सर्कल में अपनी जगह बना ली। और उसका प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस, वो इन एलीट लोगों के लिए एक उड़ता हुआ सीक्रेट क्लब बन गया था, जहां पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या होता था। एप्स्टीन की इस पूरी चमक दमक वाली दुनिया का जो सबसे घिनौना, सबसे डार्क सीक्रेट था ना, वो उसके प्राइवेट आइलैंड पर छिपा हुआ था। ऑफिशियल नाम था लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन वहां के लोकल लोग इसे एक बहुत ही खौफनाक नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। यहां पर एक पूरा सोचा समझा भयानक ऑपरेशन चलता था। पहले कम उम्र की लड़कियों को मसाज के झूठे बहाने से फुसलाकर इस आइलैंड पर लाया जाता था। फिर उन्हें ब्लैकमेल और शोषण के एक ऐसे जाल में फंसा लिया जाता था जिससे निकलना नामुमकिन था। और इस पूरे घिनौने खेल में उसकी सबसे बड़ी पार्टनर इन क्राइम थी गिज़लेन मैक्सवेल, जो सोचिए खुद एक महिला होकर मासूम लड़कियों को इस नर्क में धकेलती थी। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या कानून ने उसे कभी पकड़ा नहीं? सवाल तो यही है। जवाब है, पकड़ा तो था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंसाफ के नाम पर एक भद्दा मजाक था। साल था 2008। फ्लोरिडा में एप्स्टीन का सामना पहली बार कानून से हुआ। दर्जनों, जी हां दर्जनों माइनर विक्टिम्स ने हिम्मत दिखाकर गवाही दी। उस पर इतने सीरियस फेडरल चार्जेस लगे कि उसे लाइफ सेंटेंस हो सकती थी, यानी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में। तो अब देखिए कैसे इंसाफ का मजाक उड़ाया गया। सजा मिलनी क्या चाहिए थी? सालों की कैद एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल में। और मिली क्या? सिर्फ 13 महीने, वो भी एक मामूली सी काउंटी जेल में। और इतना ही नहीं, उसे दिन में काम के लिए जेल से बाहर जाने की परमिशन भी थी। ये सब हुआ एक सीक्रेट डील की वजह से। इस डील को स्वीट हार्ट डील के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये एक सीक्रेट नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट था जिसे अलेक्जेंडर एकोस्टा जैसे पावरफुल लोगों ने पर्दे के पीछे से मैनेज किया। और इस डील ने क्या किया? इसने न सिर्फ एप्स्टाइन को बचाया, बल्कि उसके उन सभी पावरफुल साथियों और को-कॉन्स्पिरेटर्स को भी बचा लिया जिनके नाम इस केस में आगे आ सकते थे। और सबसे बुरी बात, विक्टिम्स को इसके बारे में अंधेरे में रखा गया। साल बीत गए, लेकिन जब एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ तो कहानी ने एक और बहुत ही अजीब, बहुत ही मिस्टीरियस मोड़ ले लिया। साल 2019, एप्स्टीन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फिर से अरेस्ट कर लिया गया। पूरी दुनिया में एक उम्मीद जागी कि चलो फाइनली विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अरेस्ट के कुछ ही हफ्ते बाद 10 अगस्त 2019 को वो अपनी जेल के सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ, सुसाइड। लेकिन उसकी मौत पर इतने सवाल उठे, इतनी अजीब बातें सामने आईं कि ये सुसाइड कम और एक बड़ी साजिश ज्यादा लगने लगी। सोचिए, उसकी सेल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। ड्यूटी पर जो 2 गार्ड्स थे वो गलती से सो गए थे। और देखते ही देखते इंटरनेट पर एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ का ट्रेंड वायरल हो गया। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि वो उन बड़े बड़े नामों का खुलासा न कर दे। पर एप्स्टीन की मौत इस कहानी का एंड नहीं थी। एक्चुअली ये उन राजों की शुरुआत थी जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं। और ये सब शुरू हुआ 2024 में, जब जज लोरेटा प्रेस्का ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद सभी नामों को पब्लिक करने का आदेश दिया।
और जब ये फाइल्स खुली तो इसमें दुनिया के कुछ सबसे हैरान करने वाले नाम सामने आए। तो इन फाइल्स में किसके नाम है? वेल, इसमें प्रिंस एंड्रू का नाम है, जिन पर एक विक्टिम ने सीधे सीधे शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनका नाम 50 से भी ज्यादा बार आया है, लेकिन फाइल्स में उनके खिलाफ किसी इलीगल एक्टिविटी का कोई प्रूफ नहीं है। और बिलीव इट और नॉट, महान साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग का नाम भी एक ईमेल में जिक्र किया गया है, जिसके आरोप को बाद में ईमेल लिखने वाले ने ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। और यहां एक बात साफ कर देना बहुत बहुत जरूरी है, इस लिस्ट में किसी का नाम होने का मतलब ऑटोमैटिकली ये नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है या उसने कोई क्राइम किया है। ये डॉक्यूमेंट्स कनेक्शंस दिखाते हैं, एसोसिएशंस दिखाते हैं, किसी के क्रिमिनल होने का सीधा सबूत नहीं देते। तो आखिर में ये पूरी कहानी ये हमें सिखाती क्या है? ये कहानी है पावर, करप्शन और पैसे के एक बेहद खतरनाक, एक जहरीले कॉकटेल की। ये दिखाती है कि कैसे बेहिसाब दौलत और पावर का इस्तेमाल जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है, और कैसे विक्टिम्स की आवाज़ को हमेशा के लिए चुप कराया जा सकता है। तो ये जो फाइल्स हैं, ये सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस सिस्टम के चेहरे से पर्दा उठाती हैं जो सिस्टम अमीर और पावरफुल लोगों को कानून से भी ऊपर रखता है। घिस्लेन मैक्सवेल तो आज जेल में है, लेकिन एप्स्टीन के नेटवर्क के कई कई पावरफुल लोग आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि क्या पूरा सच, द होल ट्रूथ, कभी सामने आएगा, या फिर कुछ राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएंगे? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं?